1 घंटे का ये सेशन हमारा रहेगा और इस 1 घंटे में चूँकि आरएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 1 घंटे में इसको सीमित करना असंभव सा है, लेकिन फिर भी मैं उन सभी साथियों को जिनका आरएस मेंस में आरएस मेंस जिन्होंने पास कर दिया है और इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ कि आप राजस्थान राज्य की जो सबसे बड़ी सेवा है, उसके लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं। आप यहाँ तक का सफर भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था और जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है और अपना जो इस एग्ज़ाम में जो सर्वोच्च एग्ज़ाम है राज्य का, उसमें अपना प्रदर्शन किया है, उसी के बलबूते आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में ज्ञान, आप में अध्ययन करने का जो कौशल है और आपकी जो रणनीति रही है, वो किसी तरह से कम रही हो। मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। ये गूगल ऐप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव चल रहा है। मैंने इस पूरे 1 घंटे को कुछ भागों में बांटा है, जहां मैं पहले आपसे बात न करके आपको वन वे में बताना चाहूँगा कि आरएस इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। आरपीएससी में साक्षात्कारकर्ता आपसे किस तरह की उम्मीद रखता है और साथ में आपका जो अभी तक का जो सफ़र है, उसमें कैसे आप उनको पॉलिश करते हुए कैसे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। देखिए, आरएस अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और हर व्यक्ति जो रोजगार पाना चाहता है और सरकारी नौकरी में आना चाहता है, उसकी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कहीं ना कहीं यूपीएससी या आरएस के लिए आरपीएससी की जो ये सर्वोच्च एग्जाम है उसमें पास हो, क्वालिफाई हो। अभी हम बात करेंगे लगभग 25-30 मिनट तक हम बात करेंगे आरएस इंटरव्यूज को लेकर। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपके जो समस्याएं होगी वो किस तरह की हाइपोथेटिकल स्थिति आ सकती हैं, उसके बारे में 10-15 मिनट उसके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट के जो 15-20 मिनट होंगे वो मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास सीधा सा नॉलेज हमें मिलता है, फैक्ट हमें मिलते हैं। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो आरएस इंटरव्यू के सीरियस स्टूडेंट हैं उन्हें नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत कीमती समय है जो हमारे साथ साथ में आप लोगों का भी है और ऐसे में आप उनको नोट कर लेंगे तो रिवाइज करना आसान होगा। फेसबुक पे हालांकि आप बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, किसी तरह का एग्ज़ाम हो, हमें किताबों से हमें जो भी हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है या हमको सेल्फ स्टडी करते हैं, हमें नॉलेज मिलता है, फैक्ट मिलते हैं। फैक्ट के साथ साथ में एक एनालिटिकल अप्रोच हमें मिलती है। उस एनालिटिकल अप्रोच को हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल के साथ में और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल के साथ में हम उसको एग्जामिनर को, हम पेपर सेटर को हम देते हैं, उसे हम प्रस्तुत करते हैं एक अच्छे तरीके से, एक बेस्ट वे में, बेस्ट मैनर में, ताकि हमारा जो आंसर हो, हमारा जो प्रेजेंटेशन हो, वो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करें। क्योंकि कंपटीशन है, आप चाहे 100 में से 80 ले आए, 100 में से 90 ले आए, लेकिन दूसरा जो आपका कंपटीटर है अगर आपसे आगे बढ़ता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी तक की जो काम था, चाहे वो आरएस प्री का था, आरएस मेंस का था, वो नॉलेज बेस्ड था। जब आरएस प्री की बात करें, टोटल फैक्चुअल था, एनालिटिकल क्वेश्चन के साथ में फैक्चुअल चीजें थी। लेकिन आरएस मेंस में आते वक्त आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पे आया, प्रेजेंटेशन स्किल पे आया, कंपेरेटिव स्टडी पे आया। अब जब आप आरएस मेंस क्वालिफाई करके अब जब आप आरएस इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अब आपका स्किल का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपका अंडरस्टैंडिंग का एरिया, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी विजन की क्लियरिटी, आपका आपका चेहरे का, आपके हाथों का,
आपके बोलने के शब्दों का, सारी चीजें मायने रखती हैं। हालांकि ऐसा देखें तो ये छोटी छोटी चीजें इतने मायना रखें, मायने में रहें, या सामने वाला आपके इन चीजों को नोट करें, जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि जब आप कोई अच्छी चीज करेंगे तो वो नोटिस में आएगी ही आएगी। इसलिए क्यों ना हम इस प्रश्न को यहीं तक सीमित रखते हैं कि हमें हर चीज पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करना है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक यह है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है। सेम कंडीशन यहाँ है, हम ये देखें कि साक्षात्कारकर्ता हमसे क्या उम्मीदें, क्या आशाएं, क्या अपेक्षाएं रखता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमने उसकी नीड को समझ लिया, उसके विजन को समझ लिया, उसके पॉइंट ऑफ एनालिसिस को समझ लिया, तो हमें अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना, अपने आप को सेट करने में आसानी रहेगी। तो क्या करें? सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हमारी पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की। आप जानते हैं व्यक्तित्व एक ही दिन में, एक ही समय में यकायक नहीं बनता। उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, एक अच्छा अनुभव चाहिए, और उनमें हमारा एक विजन चाहिए जिसमें हम उचित का आकलन करते हुए अपने जीवन में उसको अपना सकें और अनुचित को अपने जीवन से निकाल सकें। लेकिन यहाँ इंटरव्यू में क्या चीजें सामने आएंगी? ये कमेंट आ रहे हैं, मुझे लगता है एक बार दल सिंह जी आप बताएंगे क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई भी बता दें ताकि मुझे क्लियरिटी रहे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत आवाज आ रही है, बढ़िया क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके, जसवीर जी आप भी बता दें एक बार, आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा हूं कि व्यक्तित्व में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपका शारीरिक आउटपुट है, जैसे आपकी आवाज है, आपका प्रेजेंटेशन, अपनी बॉडी को प्रेजेंट करने का तरीका है, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा लार्ज स्कोप इसमें नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपनी आवाज को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपनी आवाज को सॉफ्ट रखना पड़ेगा, ताकि सुनने वाले के, आपको एक ही लाइन सीखनी है, सुनने वाला ये समझे कि इस व्यक्ति को मैं सुनता रहूं, ये बोलता रहे, मैं सुनता रहा हूँ, कितना मधुर बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना सॉफ्ट बोलता है। ये सारी चीजें उसके मन में अपने आप स्वतः ही पैदा होती रहे। अच्छा, दूसरी बात है कि स्पष्टता होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण। हमारा इसमें आपका मीडियम सिलेक्शन भी आएगा कि आप किस मीडियम के थ्रू इंटरव्यू में जाना चाहते हैं। आप हिंदी मीडियम जाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम जाना चाहते हैं, लेकिन जो भी आपका लैंग्वेज हो उसमें आपको अपने शब्दों के चयन से लेकर और आपके उच्चारण की स्पष्टता तक होना चाहिए। तीसरी बात आती है कॉन्फिडेंस। ये सबको पता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किसी तरीके से खरीद नहीं सकते, किसी तरीके से हम तुरंत नहीं ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के पीछे जो नींव है वो है ज्ञान की। जिसे जितना नॉलेज होगा उतना ही वो कॉन्फिडेंट होकर बात को रखेगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता है, सामने कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, कितना ही उसकी प्रेजेंटेशन स्किल क्यों ना अच्छी हो, वो अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए जब कभी प्रश्न आपका आए कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, तो आप सीधा सा देख लें कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपका जो इंटरव्यू का स्कोप है, जिस पर मैं आगे बात करूंगा, उस इंटरव्यू के स्कोप में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से कंटेंट जो है इंक्लूड होते हैं, उस पेराफेरी में आपके नॉलेज को आपको बिल्कुल सटीक, भ्रम रहित बनाने की आवश्यकता है। आपको इसके लिए आसपास की समझ होनी चाहिए।
आसपास की समझ का मतलब यह है कि अगर आज मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है और उससे मैं पूछूं कि ग्राम सभा का चुनाव कैसे होता है और आज चुनाव को लेकर क्या घोषणाएं हुई हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि आसपास में क्या हो रहा है और उसके गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है या नहीं होने वाला है। ये छोटे छोटे इशू हैं। यहाँ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप यहाँ रुक जाते हो या यहाँ आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन किया गया और आपने थोड़ा सा गैप ले लिया, तो वहाँ आपकी नेगेटिविटी सामने आती है। आपका यहाँ क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको आसपास की समझ होनी चाहिए। फिर आपने, जब हम बात करते हैं कि कोई स्कूल लेक्चरर बनेगा, कोई कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा और सेम कोई आरएस में जाएगा, तो आपको ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। आरएस बनने के बाद में, आरएस ज्वाइन करने के बाद में उसमें ऑफिसर वाली क्वालिटी आए, ये तो आरएस पोस्ट ने आपको दिया, लेकिन आरएस बनने से पहले आप में आरएस ऑफिसर जैसी क्वालिटी आ जाए, ये आपका व्यक्तित्व है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि आरएस की क्वालिटी, आरएस की ऑफिसर की क्वालिटी जिसे कहते हैं OLQ कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो होती क्या है, कहाँ से आती है? तो उसमें चीज क्या आएगी आपकी कि आपको अपना रहन सहन, अपना पहनावा, अपनी बोलचाल, अपनी हेयर कट, सारी चीजें इस तरह से रखनी है जो आपको बिल्कुल उस प्रोफेशन के एंगल से 100% सेट लगे, आपको देख के लगे कि यार ये कहीं आरएस पोस्ट के लायक लगता है। ये बात की बात है कि इंटरव्यू में केवल देखने की बात कर रहा हूँ, बोलने में भाषा की सहजता की, उन शब्दों की मिठास की बात कर रहा हूँ, आपके विजन में उदारता, स्पष्टता, संवेदना की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल व्यक्तित्व के प्रदर्शन की बात की जा रही है। तो वहां कम से कम आपका प्रदर्शन, आपको देख के ऐसा लगे, आपको सुन के ऐसा लगे कि इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं ऑफिसर नजर आता है, और ये अगर बाहर कहीं खड़ा है तो ऐसा कहा जाए कि ये व्यक्ति आरएस जैसा लगता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप आरएस बनने से पहले आरएस जैसे दिखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर रहेगी। फिर अब मन ही प्रश्न पैदा हुआ होगा कि ये क्वालिटी क्या होती है और कहाँ से लाएं। तो आप ये देखिए, मैंने आपको कहा कि आपके विजन में स्पष्टता होनी चाहिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि हम इंटरव्यू देने जब जा रहे हैं तो हम ये चीज सोच रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज है, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नॉलेज कभी भी 100% पूरा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल को इतना बेहतर बनाया जा सकता है कि प्राप्त ज्ञान को हम बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि 100% अंक किसी को भी प्राप्त नहीं होते, और इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। आपको रखना चाहिए कि आप कहाँ जस्टिफाई अपने आप को करते हो, उतने अंक आपको प्राप्त हो जाए, ये आपको देखना चाहिए। तो यहाँ आपको ये देखना है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर दिखे, उसके लिए आपको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज हैं, एक मानव होने के नाते क्या क्या गुण आप में होने चाहिए, जैसे सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। इन बातों को जब हम समझते हैं तो बड़े एथिकल बातें लगती हैं। ऐसा लगता है कि इन चीजों को हम बाहर से सरसरी तौर पे अडॉप्ट तो कर लेते हैं, बट उनको आत्मसात नहीं करते, मन में नहीं लाते। तो जब ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं या गड़बड़ कर लेते हैं, और हमारा आंसर उतना ईमानदारी पूर्वक दिया हुआ नहीं होता है, उसमें हमारे ये नैतिक गुण दिखते नहीं। तो प्रयास कीजिए कि आप सत्य पर टिके रहें, ईमानदारी से बात को रखें, कर्तव्य निष्ठा आपके बातों में नजर आए, आपको देख के, आपकी बात सुन के ये सामने वाला महसूस कर सकें कि ये वन्य जीव, जीव जंतु, मानवीय पक्ष या वातावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और गरीबों का, वीकर सेक्शन का कल्याण करने की इसमें अंदर ही नैतिक प्रवृत्ति है। ये सारी चीजें अपने आप अगर आप अंदर डेवलप करेंगे तो आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा।
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि हमारे पास में 1 घंटे का समय है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पहला फेज है जब हम लाइव जुड़ रहे हैं और हम जो है इंटरेक्ट करेंगे अभी, लेकिन आपको इन छोटी छोटी बातों को नोट करना चाहिए और इसी के ओर छोर में अपने आप को, अपने विचारों को, अपने रणनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपका जैसे आपका व्यू किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल का कोई इशू हो, इवन आपका फैमिली का या आपका ऑफिस का एक एजम्पशन हो, वहां पर भी आपका मत जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर कब होगा, वो आगे आप सीखेंगे कि इस क्लियरिटी के लिए आपको फिलोसफिकल तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी सैद्धांतिक तरीके से आप बढ़ोगे। अगर आप अपने विजन में क्लियरिटी नहीं रखोगे, और क्लियरिटी भी तब जो कि तार्किक रूप से सामने आई हो, जो वैज्ञानिक पद्धति से सामने आई हो, जो एनालिटिकल अप्रोच से सामने आई हो, तब तक आपका जो आंसर होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये मैंने मोटे मोटे तरीके से व्यक्तित्व के बारे में बात कही। ड्रेस कोड, आपका कमरे, उस इंटरव्यू वाले कमरे में प्रवेश करना, आपका चेयर पे बैठना, ये सारी चीजें मॉक इंटरव्यू में हो जाएगी और इनका इतना असर, गहरा असर उस पर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलोगे, आपके शब्द बाहर निकलेंगे, तो उससे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके व्यक्तित्व की बात है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4-5 मेन बातें जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें, आपका व्यू पॉइंट आप सामने रख सकें, वो लॉजिकली क्लियर हो, आपका नॉलेज इतना अच्छा हो। नॉलेज अच्छा होने का मतलब है जितना पढ़ा है उस पर आपका एक तरह से हम देखें कि और छोर आपको सारी पता हो, एनालिटिकल अप्रोच उसमें आपकी हो, ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रख सकें। आपका आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको आसपास गतिविधियों को लेकर, चाहे आप उस स्ट्रीम के हो या नहीं हो, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हो, तो आपको हर पक्ष में अपने जीवन के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, आपका जो आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, उस पर तो सब जागरूक रहते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक पहलू की बात की जाती है तो हम जागरूक नहीं रहते हैं, थोड़े कमजोर हो जाते हैं। उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे केशवानंदा भारती वाद अभी चर्चा में है, तो वो कौन से, कहाँ से थे, उनका आध्यात्मिक पहलू क्या था, वो सारी चीजें भी आपको जागरूकता की श्रेणी में आता है, उस पैराफेरी में आता है। तो ये आपका व्यक्तित्व वाला पोर्शन था जिस पर मैंने बात की। अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो अपन आगे इस पर डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। दूसरा बात आती है वो है नॉलेज की। नॉलेज में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी फ्लॉपी या ऐसा हार्ड डिस्क डाल दी जाए कि पूरी दुनिया भर का गूगल जो है आपके दिमाग में आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और ये चीज साक्षात्कार लेने वाले भी जानते हैं, ये चीज उनको भी पता है कि ये चीज कभी संभव नहीं है। बहुत से प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपको नहीं आएंगे, कहीं आपको संदेह भी होगा, आपको मना भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात कि आपका जो सब्जेक्ट रहा है, आपका जो एरिया रहा है, उदाहरण दे देता हूँ, मान लो किसी की हिस्ट्री रही है, तो हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस उसको आने चाहिए। कोई जैसे मैं अभी राजसमंद में हूँ, तो राजसमंद में नाथद्वारा है, नाथद्वारा में मंदिर है, और मेरे अगर राजस्थान की हिस्ट्री रही हो या ना रही हो, लेकिन राजस्थान जीके में ये पार्ट रहा है, तो मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसकी फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, न केवल उसकी ओर छोर, उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसी तरह से किसी के इंग्लिश लिटरेचर है, मुझे याद आता है अभी 2-4 दिन पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया था, वो इंग्लिश सब्जेक्ट से थे, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो वो घबरा जाते हैं। छोटी छोटी स्पेलिंग्स, मीनिंग वो सामने उनसे पूछी जाती है तो घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं, उसका रीजन भी इस नॉलेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ये उम्मीद कर लेते हो कि आपको सब कुछ आएगा। तो जिन पोर्शन पे आपका कमांड नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपका क्षेत्र एरिया नहीं रहा है, वहां पर भी आप उम्मीद करते हो कि आप वहां पर अच्छा जवाब दोगे, जबकि ऐसा होता नहीं। और इस दबाव में आप जो चीज आती है वो भी आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसे में अगर आप छोटी छोटी चीजों को गलत कर लेंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस पद के लिए आप जाना चाह रहे हैं, नॉलेज की बात करें, सबसे पहले आपको बताऊं कि सब्जेक्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको आसपास के वातावरण का, एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, आपका बायोडाटा क्या है,
आपका एकेडमिक, आपके प्रोफेशनल रिकॉर्ड क्या रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, पिछले सर्विस में कहाँ थे, ये सारा नॉलेज में आता है। आपने प्रेफरेंस क्या भरी है, आप आरएस में क्यों जाना चाहते हैं, आरएस पोस्ट क्या होती हैं, कितनी पे ग्रेड होती हैं, कितने का कैडर है, आपने आरएस के बाद अगर आरपीएस चूज किया है तो आरपीएस क्यों किया, आपने अकाउंट्स क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप आरएस देख रहे हैं तो आरएस कब बना, आरपीएससी में आरएस के क्या क्या काम होते हैं, एसडीओ एसडीएम में क्या अंतर होता है, एक बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनकी इनकी तैयारी करते समय बहुत एक लंबी लिस्ट नहीं बनती है, इन क्वेश्चन शॉर्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये वो प्रश्न है जो आपके इंटरव्यू कक्ष में जैसे ही आप जाएंगे उसका माहौल कैसा हो ये प्रश्न निर्धारित करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में जाते ही आपसे पूछेंगे, अच्छा आपका नाम ये है, आप यहाँ से आए हैं या आपने ये किया है, तो आपका प्रश्न वहीं से शुरू होना है, आपने वो किया है, आपका नाम ये है, वहीं से प्रश्न शुरू होना है। किसी का नाम अगर सचिन है तो श्योर है कि आज अगर उसका इंटरव्यू होता तो उससे जरूर पूछा जाता है कि आज किसी सचिन का बर्थडे तो नहीं है, सचिन तेंदुलकर और आप में क्या समानता है, कहीं ना कहीं ये चीजें आती। और जहां हम देखते हैं आरपीएससी में कि जहां नाम नहीं बताए जाते और सीधा कोड दिया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट जो रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा करके ये प्रयास किया जाता है कि जो कैंडिडेट अंदर आ रहा है वो कैंडिडेट सहज हो ले, एक बार को सहज हो जाए, ताकि वो आगे आने वाले अच्छे प्रश्नों के जवाब देने में अपने आप को पूरा पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ समझें पाए। तो डेस्टिनेशन जो आपकी है उसकी समझ आपको होनी चाहिए, आपके आसपास के घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसका चैनल, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है, अगर कोई बैंक में एम्प्लॉय है, उदाहरण देता हूँ, अगर कोई बैंक में एम्प्लॉय है और आज उसका इंटरव्यू होता तो श्योर उससे ये पूछा जाता कि आज एसबीआई चर्चा में क्यों है, आज के पेपर में क्या था ऐसा, या आज क्या घटनाक्रम हुआ। तो उसके आसपास का जो एरिया बनता है उस एरिया में उसका अपना विजन दौड़ाना पड़ेगा, 360 डिग्री जो एंगल में अपने विजन को घुमाएंगे तभी जाकर वो चीज क्लियर हो पाएगी। विषय का ज्ञान होना चाहिए, आपके जो सब्जेक्ट आपके रहे हैं उसमें चाहे वो 11th-12th में रहे हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान, या आपने कुछ अलग से डिप्लोमा कर रखा हो, साइंस से आप आर्ट्स स्ट्रीम में आए हो, उन सारी चीज़ों की पकड़ आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक एडवांटेज है आपके लिए। आपको पता चलेगा कोई कोई किसी ने बीटेक किया है और बाद में जाकर वो एमएससी ज्योग्राफी करता है, तो उसके लिए एडवांटेज है कि दो प्रश्न तो सीधे ही बनेंगे, आप इधर गए थे तो फिर इधर क्यों आए, तो उनके तो अच्छे से आंसर तैयार ईमानदारी से किए जा सकते हैं। फिर आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट, पिछले सालों में आपने क्या किया, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ ये वो प्रश्न हैं जो आपके उस कक्ष का, साक्षात्कार कक्ष का माहौल अच्छा करते हैं, सकारात्मक करते हैं, आपको एक लंबी सांस और एनर्जी देते हैं और आपको ऐसा माहौल मिलता है कि आप सोचते हैं कि मेरा इंटरव्यू सही जगह पर जा रहा है। हालांकि उन प्रश्नों का इतना महत्व नहीं होता, लेकिन अगर उन प्रश्नों का जवाब हम सटीक तरीके से नहीं दे पाते, सही तरीके से नहीं दे पाते, या प्रेजेंट हम सही नहीं कर पाते, तो फिर गलत हो जाता है, वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नॉलेज में कहूँगा, राजस्थान जीके आप अच्छे से पढ़े, राजस्थान जीके आपसे पूछा जाएगा और वो आपसे अपेक्षा की जाती है कि उसमें आप अच्छे से आंसर दें। और राजस्थान जीके का वह पार्ट, वह भाग जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेट होता है, उसको तो और अच्छे से करने की जरूरत है। किसी की अगर हिस्ट्री रही है तो राजस्थान का इतिहास अच्छे से पढ़ें, किसी की ज्योग्राफी रही है तो राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ें। और वो वैसे भी हम सब्जेक्ट पढ़ते समय उसको वैसे भी पढ़ते हैं और वो अच्छा भी होता है, लेकिन उसमें हमारे आसपास कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जॉब की है, अभी जॉब कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से डिग्री की है, उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वो किया जाना चाहिए। तो पहली बात मैंने बताई कि अपने आप को प्रदर्शित कैसे करें। व्यक्तित्व, हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमें इसको देखने से मिलता है, हमारी बोली से मिलता है, हमारी भाषा और हमारे शब्द चयन से मिलता है, उस व्यक्तित्व पे फोकस करें। दूसरा, हमारा बैक पोर्शन जो हमारा नॉलेज है, उस नॉलेज को हम कैसे
अभिव्यक्त करें और उस नॉलेज पे हम कैसे एक्सरसाइज करें कि इंटरव्यू तक हम अच्छी पोजीशन में आ सकें, क्योंकि अभी बहुत समय है इंटरव्यू होने में। और तीसरी बात आती है कि अब आपका व्यक्तित्व भी आ गया, आपके पास नॉलेज भी हो गया, तब आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है कि आपको आता है पर आप बता नहीं पाते, आपको आता है पर आपने टूटा फूटा बताया, आपको आता है आपने बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से बताया। इन तीनों ही श्रेणियों में आपका प्रभाव सकारात्मक नहीं रहेगा। आपको टू द पॉइंट बताना है। और प्रेजेंटेशन में अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहली बात आपकी वॉइस की है, सॉफ्ट वॉइस होनी चाहिए। अब किसी की आवाज़ ही कर्कश है तो उसे रियाज करने का नहीं कहूँगा, लेकिन आवाज़, अपनी उसकी ध्वनि, उसकी गति, इन पे भी थोड़ा सा हमें फोकस करना चाहिए। आपको धैर्य रखना चाहिए। प्रेजेंटेशन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें तुरंत पूछे जाते हैं जिनके आंसर हमें पहले से प्रैक्टिस किए हुए होते हैं या सटीक तरीके से आते हैं, तो हम अपना धैर्य खो देते हैं और उस समय हम असहमित भाषा में फटाफट स्पीड से हमारी आवाज, हमारी बात की गति को बढ़ाते हुए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही गलत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को टाइम दें, चाहे क्यों ना आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है फिर भी आप अपने आप को टाइम दें। टाइम देने से क्या होगा कि आप अपने शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा रुक के सोच पाएंगे ये बेहतर था और ये बेस्ट था, वो कर पाएंगे। आत्मविश्वास की बात कहूँगा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए एक बात कहूँगा, एक बात मैं पहले कह चुका हूँ कि कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है। जो प्रश्न पूछा गया है अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस तो होना ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात और है कि कॉन्फिडेंस ना कहने में भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो पोलाइटली आप ना कहें, मना करें, नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा है, आपने कोई गुनाह नहीं किया। सर्व जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, लेकिन आपको मना करते समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे ये झलके कि ये चीज मुझे नहीं आती पर बहुत सारी चीजें आती भी हैं। ये एक थोड़ा सा, लेकिन इस समय मैं एक स्टार मार्क करूंगा कि इस समय आपकी वॉइस, आपका शब्द वाक्य जो संरचना है वो अलग होने नहीं आता सर, ऐसे नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि सर मैंने पढ़ा तो था पर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या ये मेरे पढ़ने से रह गया, या सर पहले बहुत पहले पढ़ा था रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें आ सकती हैं, पर वो प्रश्न कैसा पूछा गया है उस क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि आप उसका जवाब ना कैसे कहें। ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है जिस पे 1 घंटे की क्लास हो सकती है। चौथी बात मैं कहूँगा कि जब आप साक्षात्कार के लिए बैठे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, तो आप नीचे देखें, इधर उधर देखें, या सोचने चिंतन मनन करने की जो स्टाइल होती है उसको ना अपनाएं। आंखों से आंखें मिली हुई रहें और आप ये देखें कि सामने वाला ये देखे कि इसकी आंखों में सच्चाई, स्पष्टता दिख रही है और आत्मविश्वास है। ये होना चाहिए। आपके सामने 4 लोग 5 लोग बैठे होंगे, आपको जिसने प्रश्न पूछा है उसको ही आप आंसर देंगे, लेकिन जब आप आंसर देना शुरू करेंगे 1 मिनट 2 मिनट जो 15 सेकेंड 20 सेकेंड उसके बाद आप दूसरों की तरफ भी एक आंखों की जो है नजर घुमाएंगे और फिर उनको देख करके वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे जिस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन किया था। हाथ का इशारा जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, ये इस तरह से इतने हाथों का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हाथों का मूवमेंट बहुत कम होना चाहिए और प्रयास करें कि वो हाथ आपकी टेबल जहाँ होगी उस टेबल से इतनी ऊंचाई से ज़्यादा ना आए। आप ऐसे करने लग जाएं ये बेकार है ये अच्छा है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बैठने की जो व्यवस्था होती है, हम ना कमर को सीधा रख के और सीधा बैठे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले जब इंटरव्यू लिया था तो एक लेडी से कहा मैंने कि मेरी नज़र में आप आरएस के लायक ही नहीं हो। मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए उसे कहा कि मैं तो आपका सिलेक्शन नहीं करूंगा, बकवास, आपको कुछ नहीं आता। इस तरह की बात मैंने उससे कही तो वो घबरा गई। वो अपने आप अपनी जो क्षमता थी उसको बता नहीं पाई और बाद में उसने नाराजगी भी अपने आंसर में
बताइए, जैसे वो मुझसे नाराज हो गई हो या वो अपने आप ही दुखी हो गई हो कि ये कौन व्यक्ति, ऐसा बेकार व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये टाइम होता है जब आपको मन ही मन मुस्कुराना चाहिए कि मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे साथ मजाक की जा रही है, और आपको बताना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं आरएस मेंस पास करके आया हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद अपनी जो है अपना व्यक्तित्व के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपनी क्लियरिटी के बारे में बताओ उनको, ताकि वो सोचें कि ये हताश नहीं हुआ। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, क्योंकि आप आरएस ऑफिसर बन गए, आप किसी रात्रि चौपाल में कहीं जन सुनवाई कर रहे हैं और गांव के 50 लोग आपके सामने आए और आपके सामने नारे लगाने लग गए हैं, एसडीएम साहब मुर्दाबाद, कोई काम का नहीं है एसडीएम, किसी ने बोल दिया, तो क्या करोगे? उस समय वही इंटरव्यू वाली स्किल जो मैंने अभी अभी आपको बताई वो काम आती है, और हम तुरंत ही कहते हैं समस्या क्या है बताएं, मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। और लास्ट बात कहूंगा प्रेजेंटेशन में, चेहरे पर स्माइल बनी रहे। स्माइल का मतलब हंसी नहीं है कि आप हंसते रहें, चेहरे पर ऐसी स्माइल बनी रहे कि आपको देखकर उन्हें ऐसा एहसास ना हो कि इसको कितनी टेंशन है। टेंशन तो होगी, ये सत्यता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, टेंशन तो होनी ही है। कोई व्यक्ति जो आरएस बनना चाहता है वही इंटरव्यू देने जा रहा है, और उसको पता है कि मेरे अच्छा प्रदर्शन करने से मैं आरएस बनूंगा, और बुरा करूंगा तो मैं सेलेक्ट भी नहीं होऊंगा, तो टेंशन तो रहनी है, स्वाभाविक है। लेकिन कैसे उसको अपनी शक्तियों के बल पर नियंत्रित किया जाए और अपना प्रदर्शन उस टेंशन से प्रभावित न होने दिया जाए, ये स्किल आपको सीखनी है, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। तो प्रेजेंटेशन में मैं फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्यक्तित्व पर फोकस करें। व्यक्तित्व पर फोकस करते समय आपको देखना है कि नॉलेज जो सेकंड चीज है वो अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जिसने आज का अखबार ही नहीं पढ़ा, उससे अगर अखबार को लेकर क्वेश्चन कर दिया गया तो कॉन्फिडेंस तो उसका डगमगाना ही है। और आप आसपास की समझ रखें, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी रहें, आप सारी चीज़ों को जो आपने पेपर थर्ड में एथिक्स में पढ़ी है उनको अपने अंदर आत्मसात करें, उसको बाहर निकालें, बात करें, कितनी सच्चाई है आपके अंदर, कितनी ईमानदारी है, उस चीज़ों को आप बताएं, प्रस्तुत करें, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती है पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो एक पॉइंट बनाए, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, पेपर पे एक पॉइंट बनाए और ये माने कि ये आप हो, ये व्यक्ति आप हो। अब आप बनाएं कि आप खुद क्या हो, यानी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी हॉबी, आपकी शेड्यूल दिनचर्या कैसे बीतती है, आप क्या क्या पढ़ना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो, किसके साथ खेलना पसंद करते हो, मोबाइल का उपयोग कैसे करते हो, फिर आपकी फैमिली, फैमिली में कौन कौन है, आप कैसे उसका जीवन निर्वाह में आप क्या सपोर्ट करते हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके मदर फादर उनसे आपने क्या सीखा, क्या आपका कोई बिजनेस है, क्या आप किस पृष्ठभूमि से आए, वो सारी चीजें आएगी। फिर आपका फैमिली के साथ आपकी सोसाइटी, कहाँ पर आप रहते हो, वो जनरल नॉलेज के रूप में कहाँ पर जरूरी है, उन सब चीजों को इस तरह से आप, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका आपका कंट्री, और उसके बाद वर्ल्ड और यूनिवर्स, जो चीज़ें आपको बनती हैं, अब उसमें फोकस करो कि आपकी नज़र कहाँ तक जाती है, हर पॉइंट पर, हर सर्किल पर, और उस पर अपनी तैयारी कर लो। ये एक लंबी एक्सरसाइज है, इसके लिए 7-10 दिन का समय और कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, क्योंकि आपने बना दिया और एक चार्ट बना दिया, आप लिखते रहो उसमें, आपको जैसे ही रिकॉल होता है, आपको याद आता है, आप नया कोई डिजाइन करते हो तो नोट करते रहो, लंबी लिस्ट बनती जाएगी। और यकीन मानो आपके इंटरव्यू के जो शुरुआती क्वेश्चन होंगे, शुरुआती जो प्रश्न होंगे स्टार्टिंग वाले, वो सारे इसी में से आएंगे। और जब इसी में से आएंगे तो होगा क्या कि आप अपने आप को एक सहज एक रिलीफ मोड में रखोगे, और बाकी के लिए एनर्जी आपकी स्टोरेज में रहेगी। ये मैंने आपको कहा व्यक्तित्व और नॉलेज। दूसरी चीज जो नॉलेज की बात कही उसमें मैंने कहा नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सीधे कोरिलेट है नॉलेज किन चीजों का अभी बता चुका हूँ। साथ में आप कहाँ जाने वाले हो, आपका फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर को भी आप देखो। अगर आप आरएस बनने वाले हैं, आपसे पूछा ग्रेड पे क्या है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको पता ही नहीं है, तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है कि देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, मुझे सैलरी का भी पता नहीं है। ऐसे ये बात अच्छी नहीं है। आपको राजस्थान जी की पता होनी चाहिए, आरएस आरपीएस आपने जितनी सर्विस प्रेफरेंस भरी है उनके बारे में समझ होनी चाहिए, क्यों आपने ये लिया, क्यों यहाँ ना लिया।
आपको ये बना दिया तो क्या होगा, आपको स्टाफ कल्चर, स्टेट पर उसका जो पद सोपानी की व्यवस्था है, वो सारी चीजें उसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी बात मैंने कहा प्रेजेंटेशन पे आप ये ध्यान रखें कि आपकी वॉइस, आपकी मुस्कान, आपका धैर्य, आपकी संयमित भाषा, आपके शब्दों का चयन, फिर आपका कॉन्फिडेंस, ना कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता, मैं ऐसा रहता, वो सारी आपका हाथों के इशारे, इस तरह से बैठने की व्यवस्था, वो सारी चीजें आपके प्रेजेंटेशन में आती है। अब आता है चौथी बात आती है आंसर की। किसी भी प्रश्न का आंसर कैसे दें। अभी टाइम जो है अपने पास में है, मैं क्वेश्चन आंसर इसके बाद लूंगा। आंसर देने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इस पूरे 1 घंटे में, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आंसर कैसे देना चाहिए। हालांकि इस पे 5 घंटे का एक जो है पूरा व्याख्यान हो सकता है। शॉर्ट में हम पॉइंट वाइज देखें कि आंसर कैसा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पूछने वाले कभी कभी बहुत बुजुर्ग होते हैं, 80 साल के भी होते हैं, तो उनकी वॉइस वो बिल्कुल जो है उस तरीके की नहीं होती कि आप तक वो इजीली पहुंच जाए। तो आपको धैर्य रखकर, अपने आप को अवेयर रखकर सुनना, सटीक तरीके से सुन सको और सुन करके समझ सको, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो नोट कर लो कि आप आज के बाद जब तक कि आपका इंटरव्यू ना हो, आप बोलने में कम विश्वास करोगे, सुनने में ज्यादा विश्वास करोगे। जो व्यक्ति बोल रहा है वो व्यक्ति आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है। आप उसको सुनो, उसको समझो, उसको लिखो। और दूसरी बात, जब आपने सुन लिया, अब कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाला स्पष्ट नहीं बोला और आप सुन नहीं पाए, तो उन्हें कहो कि सर मैं सुन नहीं पाया और अपना रीजन बताओ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, जैसे ही उनसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, किसी से प्रश्न किया, आजकल राजस्थान में राजनीति जो है वो व्यवहारिक नहीं रही। हम पिछले 2 माह से देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में उठापटक से लगता है कि ये व्यवहारिकता छोड़ करके व्यावसायिकता पर आ गई है। आप क्या सोचते हैं? तो प्रत्येक आरएस अभ्यर्थी, इंटरव्यू देने वाला अभ्यर्थी, वो उस पर 50 मिनट तक बोल सकता है, 1 घंटे तक बोल सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, वो सीधी बात आपको कहनी पड़ेगी अपने मत के साथ। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ उत्तर देने का। जब कभी आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हो, तो आपको निष्कर्ष तक पहुंचने के, या अपनी बात को जस्टिफाई करने के, या अपनी बात को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप पहले निगमनात्मक पद्धति के अनुसार अपनी बात को पहले रख दो कि नहीं, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ क्योंकि ये मेरे पक्ष में मेरी बात है। या आप ये कहते हैं नहीं, अभी ऐसा ऐसा हुआ, 1 2 3 4 5, और इससे प्रूव होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है और मैं इसमें सहमत हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसका पक्ष रखता हूँ। तो ये चीज होनी जरूरी है। एक सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस आंसर को, इस चीज को, इस स्किल को सीखते समय आप ये देखें कि आपके दिमाग में एक काल्पनिक व्हाइट बोर्ड पे एक आंसर फॉर्मेट हो रहा है। आंसर फॉर्मेट कैसे हो रहा है कि जैसे ही आपसे कोई प्रश्न किया, आपके दिमाग में उसकी उसकी 1 लाइन की एक कहते हैं भूमिका, उसकी भूमिका आई। भूमिका क्या आई कि मैं इसके पक्ष में हूं क्योंकि, या आपने कहा कि निम्नलिखित ये सारे बिंदु, जैसे मेंस में लिखते ये सारे बिंदु, ये 4 बिंदु हैं और मैं इसके फेवर में हूँ। तो ये तरीका आपको रखना चाहिए। इसको हम कहते हैं फिलोसफिकल मेथड, जिसमें आपको वैज्ञानिक पद्धति से, तार्किक पद्धति से अपने आंसर तक पहुंचना होता है, और वो जो आंसर होता है वो आपको सेटिस्फाई भी करेगा। उन लोगों के सामने आप अपने आप को जस्टिफाई भी कर पाएंगे, और आपके प्रेजेंटेशन स्किल में ऑटोमेटिकली इतना निखार आएगा कि सामने वाला समझेगा कि ये टू द पॉइंट बताने में सक्षम है। अच्छा, इसका रोल क्या होता है? रोल ये होता है कि मान लो कि आप जिला स्तरीय अधिकारी हो, मान लो आप एडीएम बन गए, मान लो आप एसडीएम बन गए, तो ब्लॉक स्तर पे आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अधिकारी हो। आपके पास में ब्लॉक के सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, आपको मीटिंग लेनी है,
अब मीटिंग लेते समय आप चाहो तो 2 घंटे पूरा जो है पढ़ते रहो उनके सामने, ये करना है, वो करना है, ये करना है। और अगर आप में सटीकता है, तार्किकता है, सैद्धांतिकता है, सीधी बात रखने की क्षमता है, कौशल है, तो आप 20 मिनट में उस मीटिंग को समाप्त करोगे, अपनी बात भी उन तक पहुंचाओगे, क्लियर विजन भी रहेगा और आपकी डिग्निटी, आपका डेकोरम भी ऑफिसर्स के सामने बना रहेगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये व्यक्तित्व का पार्ट है, पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये आपके ह्यूमन लाइक क्वालिटी से निकल करके जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी बनती है उसका पार्ट है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। जब कभी, अब आप ये इसमें दूसरी आदत ये अपने लिए डाल दें। पहली आदत मैंने कहा कि आप सुने, दूसरी आदत ये डाल दें कि जब कभी आपसे कितना ही सरल प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, आप अपनी बात को स्पष्ट कहेंगे, स्पष्ट कहने के बाद उसे साबित करेंगे कि ऐसा हुआ। अच्छा, मान लो किसी से पूछा कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठा है, तो आपने हाँ सर बहुत झूठा है, हर बार देखते हैं, पत्रिका में पढ़ते हैं, भास्कर में पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, झूठा ही तो है, कितनी बार झूठ बोला, उसके लिए तो ट्विटर पे भी आता है, इतनी बार झूठ। उससे क्या हुआ? आपको तार्किक रूप से बताना पड़ेगा कि इसने इस समय इस समय इस समय इस समय इस समय झूठ का सहारा लिया और यहाँ 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 ये प्रूव हुआ और इस पे ये इस एजेंसी ने और इस व्यक्ति ने आरोप लगाए कि ये झूठा है। तो मैं नहीं कहता, ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट, ये सारे एविडेंस कहते हैं कि ये ऐसा है। ऐसे आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के आप कोई बात जब सामने रखेंगे तो उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो उतनी नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और बात यह है कि आपने, तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि अपने आंसर को केंद्रित कीजिए, विकेंद्रित मत कीजिए। आपको जो पूछा गया है उसी को सीधा टारगेट करके सीधा मिसाइल लॉन्च कीजिए, ना कि आप उसके और छोर में घूमने लग जाते हैं और बाकी सारी बातें जो जरूरी थी उन तक पहुंच ही नहीं पाते, या वो सामने वाला ही देख लेता है कि ये मेरा भी टाइम खराब कर रहा है, मुझे और भी क्वेश्चन पूछने थे, और वो आपके इन बातों पर ध्यान नहीं देता। तो ये मैंने आपको लगभग 50-55 मिनट में मैंने अपनी बात आपको रखी। मैं कहना चाहूँगा कि आरएस इंटरव्यू का जो टाइम होता है, जो जो पूरा समय होता है, वो 20 से 30 मिनट के बीच का होता है। 20 से 30 मिनट के समय को अगर आप एक ग्राफ बना करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जहां आपसे ये पूछा जाएगा आपने ये किया है, आपने एलएलबी भी की है, आपने पीएचडी भी की है, अच्छा पीएचडी क्या होती है, ये उपाधि में फिलोसफी शब्द क्यों होता है, जबकि आपने हिस्ट्री में पीएचडी की है, ऐसी चीजें। फिर आएगा कि आपने आरएस बनना चाहते हो, आरएस क्यों बनना चाहते हो, आरएस के बारे में क्या जानते हो, ये। फिर मेन मुद्दे की बात आएगी जहां आपको आपके नॉलेज से जुड़े हुए आपके एकेडमिक, प्रोफेशनल और आपका जो जीवन चल रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपका गवर्नमेंट जॉब हो, सर्विस हो, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट में आपको काल्पनिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक पक्षों से जुड़े हुए हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, जो जिनके जवाब आपको बहुत ही ईमानदारी से देने की आवश्यकता होती है। आपके सामने 4-5 लोग होंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग एरिया पे क्वेश्चंस पूछेंगे। एक उनका चेयरमैन होगा जो पूरे टीम को लीड करेगा उनको, और इस तरीके से आपका पूरा इंटरव्यू होगा। अच्छा, आप ये देखिए कि आज लास्ट में बात कहना चाहूंगा कि अभी जैसे आज की बात करें तो हमारे पास में किन प्रश्नों का जवाब एक आरएस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। एसबीआई का मैंने कहा, अभी वीआरएस को लेकर अभी चर्चा में चल रहा है। आज की बातें सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी चीज़ों को, चाहे आप टेक्नो फ्रेंडली हो या नहीं हो, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे हेट स्पीच है, डिसलाइक वाला कैंपेन जो चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें मैं सारी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इन चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स पे आपको जाना पड़ेगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में पिछले 6 माह में बहुत विवाद हुए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर, उनके निर्धारण को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत सारी नई चीजें सामने आई हैं, चाहे वो दल बदल हो, सीएम, डिप्टी सीएम का पोस्ट हो,
या आपका विधानसभा को बुलाना नहीं बुलाना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें आपके उस अवेयरनेस वाले सेक्शन में क्वेश्चंस बनते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में, तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, ये सारी फोकस आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन पॉलिसी हो गई, अभी पबजी को बैन किया गया, फौजी नया आया गया, आईपीएल नया आ रहा है, तो आप अगर गेम में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंडोर आउटडोर गेम में से क्यों पसंद है, कौन सा अच्छा है, कितना अच्छा है, उन पे आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आपको गहरी नॉलेज हो या ना हो, पर जीडीपी का क्या स्थिति है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं होती, लेकिन आपने जैसे भर दिया SIPF मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, तो आपसे पूछ लेंगे LIC अभी चर्चा में क्यों है, LIC का क्या है। आपने अगर भर दिया कमर्शियल टैक्स, तो बिजली के बिल को लेकर क्या इशू है, ये सारी चीजें हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं कभी या इस फील्ड से हैं, तो आपको कह देंगे कि जूम ऐप जैसा है वैसा ऐप आप क्यों नहीं बना सकते हैं, इंडिया क्यों नहीं बना सकता, कू क्या है, ये सारी क्वेश्चंस जो है आपको पूछ लेंगे। अगर आपने BTech MTech MCA किया हुआ है तो आपसे पूछ लेंगे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करें, नए न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये सारी चीजें कहाँ कहाँ हैं। तो ये एक निजीकरण को लेकर प्रश्न आ जाएंगे। योजनाएं हैं, जैसे योजनाओं में ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कंपेयर भी करना होता है। जैसे अभी चलाई है इंदिरा रसोई योजना, तो वो अन्नपूर्णा योजना से कैसे अलग है, सिमिलर है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें अवेयरनेस वाले सेक्शन में आती हैं। तो आपको मैं समझता हूँ कि मैं कुछ बता पाया हूँ। हालांकि मैं खुद ये मानता हूँ कि ये बहुत कम चीजें हैं, और एक लंबा सेमिनार, एक लंबा डिस्कशन, एक लंबी कार्य प्रणाली, एक लंबा एक्शन प्लान हर छोटे और हर बड़े पक्ष पर बनाया जाना चाहिए। और अपने प्रति ईमानदारी रखते हुए अगर आप खुद एनालिसिस करोगे कि मैं कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करूं, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मुझे मैं प्रेजेंट करते समय असहज हो जाता हूं, वही आपकी कमजोरी है, वही आपकी कमी है, उसको आप आइडेंटिफाई करें, उसको कवर करें, उसको जीतें और उसको जीत करके अपना सबसे अच्छा प्रस्तुत करें। ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं 10 मिनट में इसको वाइंड अप करूंगा। बड़ी बात मैंने सारी कह दी है। ललित जी, आप जुड़े हुए हैं? कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो अपने प्रश्न पूछ लें। फेसबुक पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब मैं आपको दे दूंगा बाद में। मुझे लगता है कि एक दो सेमिनार हमें इस बारे में और करने की आवश्यकता रहेगी। अभी इन चीज़ों को लेकर अगर एक लास्ट 5 मिनट्स का लास्ट 5 मिनट का अगर मैं रिवीजन करूं इस पूरी अप्रोच का, तो 5 बातें आपको कहूंगा। नंबर वन ये कि आपके पास ऐसी क्षमताएं तो हैं जिस कारण से आप एक लंबी चौड़ी बड़ी भीड़ में से निकल करके यहाँ पर आ गए हो, यहाँ तक पहुंच गए। उन क्षमताओं को, उन सारी चीजों को, उन क्वालिटीज को निखारने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 5 चीजों में पहली बात कह रहा हूं, उसके लिए जरूरी है कि इंटरव्यू तक आप प्रत्येक उस व्यक्ति को सुने जो आपको सलाह देता है, जो आपको सलाह दे रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति को सुने जो आपको सलाह दे रहा है। और कोशिश करें कि जब कभी आप इस तरह के कार्यक्रम में हो जहां पर कोई गंभीर व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा है, तब आप उसको नोट भी अवश्य करें, जरूर करें उसको। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, पहली बात का दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि आप अपनी कमजोरियों को जितना जल्दी पहचान जाएंगे उतना फायदा है, उतना लाभ है। क्योंकि वो कमजोरियां आरएस इंटरव्यू लेने वाले लोगों तक ना पहुंचे।
इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपकी कमजोरी बताता है तो सहर्ष स्वीकार करें, उसको अपने अपने ईगो में ना लाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक छोटा व्यक्ति जो हमसे कम जानता है या हमसे नीचे वाली पोस्ट में है, वो कह देता है कि आप ऐसा ठीक नहीं करते, ये ठीक नहीं है। तो हम सोचते हैं तेरे को क्या पता है, तू तो अभी कभी दिया है तूने RS का इंटरव्यू। वो चीज ना रखें, उस पर एनालिसिस करें कि जरूर इसने कहा है तो कहीं ना कहीं नोट किया होगा। और मान लो कि कोई अपना बुरा चाहता है और ऐसे ही हमें बता रहा है कि आप में ये बुराई है, तो फिर उसको रिवीजन करने में, रिकॉल करने में, उसको ठीक करने में क्या बुराई है, एक बार कर देना चाहिए। तो पहली बात यह है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, और व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए कोई एक दो किताबें जो 40-50 पेज की हो उनको पढ़ लें। वो आपको ये बताएगी कि आप में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या क्या नहीं होने चाहिए। आप अमेजन किंडल पर जाकर ऐसी किताबें सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, उनके पेज देखें, 40-50 पेज की एक कोई बुक पढ़ें, एक दो किताब, तो उससे आपको अच्छा भी लगेगा। आप चाहें तो समझ सकें तो भागवत गीता आप पढ़ते ही हैं क्योंकि वो पार्ट है हमारे सिलेबस का, उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि उन सारी क्वालिटीज को जो आप किसी एक आइडियल ऑफिसर में देखते हैं, आप सोचें कि आपको सबसे अच्छा ऑफिसर कौन सा लगता है, चाहे वो IAS हो, चाहे RS हो, चाहे कोई भी हो, कौन सा लगता है। फिर उसको देखिए कि उसमें क्या क्या अच्छाई है जो आपको आकर्षित करती हैं और आप उसकी तरह होना चाहते हैं, उनको अपनाएं, उनकी तरह दिखने लगे, उनकी तरह बोलने लगे, उनकी तरह एटीट्यूड दिखाएं। वो सारी करें कि आप पहले से ही RS बन गए, सिलेक्शन होने से पहले ही RS बन गए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। और इसके लिए जरूरी है कि ह्यूमन लाइफ क्वालिटीज आपके अंदर हो, मनुष्य के प्रति, जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं हो। ये दूसरे पॉइंट में है। तीसरी बात, आप वो पॉइंट बनाएं, सर्किल बनाएं, सभी चीज़ों को अपने अपने दायरे में रखें, और दायरे में रख करके पॉइंट लिस्ट करते जाएं कि आपका आपका दायरा कहाँ कहाँ टच होता है। इकोनॉमी में कहाँ टच होता है, हिस्ट्री में कहाँ होता है, ज्योग्राफी में कहाँ होता है, बायो में कहाँ, मैथ में कहाँ, मैनेजमेंट में कहाँ, लॉ में कहाँ, एथिक्स में कहाँ, सारी चीज़ों पे आप उसको निकालें। साथ में आप इसमें ये भी देखें कि छोटी छोटी चीजें जो परिभाषा के रूप में होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो GDP क्या है, ठीक है। या आप ये देखें कि जब आपको कहा जाता है कि लाइक और अनलाइक में क्या अंतर होता है, कैसे किया जाता है, कुछ कुछ मोबाइल नहीं चलाते हैं या देखते ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होगा। तो छोटी छोटी बातें उनको हमें देखना चाहिए। ये है नॉलेज पे। और नॉलेज पे एक चीज और प्रैक्टिस के लिए कहना चाहूंगा कि आप जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं उनकी चिट बना करके एक डब्बे में डालते रहिए। हर दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करें कि उनमें से कोई चिट निकाली, कैमरा अपने मोबाइल का ऑन किया और सामने ऑन करके उसको पढ़ें जोर से, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया है, और फिर उसका आंसर दें ईमानदारी से कैमरे की तरफ देख करके। रुके नहीं, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, फिर आप उसको स्टॉप करें और खुद ही देखें। पता चलेगा कि आप उससे अच्छा कर सकते थे, रीटेक की आवश्यकता है। तो लाइट कैमरा एक्शन और रिटेक करने की जरूरत उस समय रहती है। तीसरी बात यह है कि प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो आपकी धीरे धीरे सुधरेगी। आप में 100 में से 60-70 नंबर लाने की क्षमता भी है, लेकिन आप कैसे उसको 80 तक ले आए, 85 तक ले आए, वो आपको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आंख मिला करके और हाथों को कंट्रोल में करते हुए सॉफ्ट वॉइस से मना करना, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो। और आंसर देने का तरीका तो धीरे धीरे आएगा। जब आप सोचोगे, हर बार जब भी छोटा प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में एक चलना चाहिए एक्सरसाइज पॉइंट, और वो मशीन आपको बताएगी कि ये पॉइंट है जिसके कारण से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हो, या आपका निष्कर्ष ये है क्योंकि ये पॉइंट है। जब इस फिलोसफिकल वे में जो रिसर्च बेस्ड होता है उसमें आप आगे बढ़ोगे तो नो डाउट आपका आपका आंसर सबसे अच्छा होगा। तो ये मेरी तरफ से आज 1 घंटे का आपके लिए RS इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए उसको लेकर तैयारी के कुछ टिप्स थे। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपके साथ और जुड़ूं, और जो बातें हैं मैंने आज सरसरी तौर पे बताने का प्रयास किया है, अगली बार जब मैं जुड़ूंगा आपसे तो आपको मैं गहराई में ले जाऊंगा और सेक्शन वाइज बात करेंगे कि इंटरव्यू में आज पहले सेक्शन पे बात करेंगे केवल पर्सनैलिटी पे, फिर दूसरे सेक्शन पे इस तरह से बात करेंगे। आप सभी RS इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हो, इसके लिए बधाई के पात्र हो। आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपको
शुभकामनाओं के साथ साथ आपको एक चीज कहता हूं कि अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है, अगर आपने महसूस कर लिया कि मुझे करना है, उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो लगन, और जब लगन होगी तो ऑटोमेटिकली उससे पैदा होगा लगाव। लगन और लगाव जब आपके साथ होगा कि मुझे करना है, तो फिर सारी कायनात विरोध में क्यों ना खड़ी हो, आप खुद ही अपने आप ऐसे एनर्जेटिक होकर काम में लगोगे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कमियां सब में होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी अपने आप को 100% लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वह हो सकता है कि आपके आत्मविश्वास में कमी ले आए। आप अपने आप को जहां आपकी क्षमता है उससे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप 90% हैं तो आप ये कोशिश करें कि मैं हमेशा 90% पे बना रहूं और मैं धीरे धीरे 91 पे आऊँ, 92 पे आऊँ। अगर आप 50 हैं तो आप कोशिश करें कि आप 50 पे बने रहें और धीरे धीरे आप 60, 70, 80 पे आए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़ते रहें। थैंक यू। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ललित जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी तरीके के हुए नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन अभी भी पूछना चाहता है तो मैं उसके जवाब दे सकता हूँ। जी तो ललित जी इसको फिर तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़े, और अपन नेक्स्ट टाइम और चर्चा करेंगे। कल के इंटरव्यू शेड्यूल ललित जी बताएंगे आपको, उसके बाद बात करेंगे। थैंक यू। जी सर, थैंक्स सर।